नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ये नॉन स्टॉप 100 का समय है, लेकिन इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आपको सीधे लिए चलते हैं। तो नहीं, लेकिन कमी नोट की गई है। जहां 11,000 केसेस हमारे 1 नवंबर को नोट हुए थे, अब वह संख्या घटकर 9,765 के करीब रह गई है। इस सिचुएशन में अगर हम इसको फर्दर डेटा को एनालाइज करें तो जैसे इससे पहले भी नोट किया गया है कि इतने बड़े देश में केस की ट्रेजेक्ट्री का जो स्वरूप है वह डिफरेंट प्रांतों में डिफरेंट तरीके से पाया गया है। तो उस समय में देखें तो अगर हम देखें स्टेट में जो एक्टिव केसेस आज हैं तो 10,000 से अधिक एक्टिव केसेस वाली हमारे देश में 2 स्टेट हैं, वह केरला और महाराष्ट्र हैं, जिसमें 44,000 केसेस एक्टिव केसेस की श्रृंखला में हमारे केरला में है और महाराष्ट्र से 11,000 केसेस हैं। यानी कि यह 2 स्टेट ही हम एनालाइज करें तो पाते हैं करीब 55% केसेस जो देश के एक्टिव केसेस है वह इन 2 स्टेट से आते हैं। उसके साथ ही 9 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 1,000 से अधिक और 10,000 से कम एक्टिव केसेस हैं और जिसमें भी मुख्यतः तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक में अधिक संख्या में एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अगर हम देश की केस पॉजिटिविटी जो कि एक पीक के समय में 20% के करीब नोट की गई थी, वह धीरे धीरे घटते हुए अब पिछले 2 माह से 2% से भी कम है और अगर हम इस हफ्ते का देखें तो वह 0.9% के करीब है। लेकिन जैसे इससे पहले भी हमने आपसे कहा है कि जहां एक स्थाई पर देश में 0.9% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी है, फिर भी इन्फेक्शन के स्प्रेड को देखते हुए उसको समझने के लिए उसको अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और कुछ स्टेट्स हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न बने हुए हैं और जिसके लिए हम उन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से बात करते रहते हैं, जिसमें मुख्यतः अगर हम देखें कि 18 जिले आज भी देश में ऐसे हैं जहां पर कि वीकली पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में है, जिसमें मुख्यतः केरला के 9 जिले हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल, लद्दाख, मणिपुर, पुडुचेरी, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से एक जिले हैं जहां पर कि 5 से 10% के बीच में केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। इससे भी अधिक संख्या में अगर हम देखें, ऐसे भी कुछ जिले हैं, 15 जिले देश में, जहां पर कि केस पॉजिटिविटी यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड 10% से भी ज्यादा है और जिसमें मुख्यतः मिजोरम जहां के करीब 9 जिले हैं, केरला 4 जिले हैं और अरुणाचल प्रदेश, यह ऐसी 3 स्टेट हैं जहां पर कि अभी भी 10% से अधिक कुछ जिलों में हमने केस पॉजिटिविटी को नोट किया है। हम इन स्टेट से डिस्कस करते रहते हैं। हमारा एफर्ट है कि हम टेस्टिंग की संख्या बढ़ाएं और इन्फेक्शन को जल्दी से जल्दी पकड़ सके ताकि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के द्वारा उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को कंट्रोल को वहीं पर रोक सकें। इसी के साथ ही हम आपको अवगत करना चाहेंगे, देश ने कोविड के वैक्सीनेशन कवरेज में नए आयाम स्थापित किए हैं। आप सबको अवगत है कि हमने कुछ ही समय पहले 100 करोड़ डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन देश में किया था और अब वह संख्या बढ़ते बढ़ते अगर हम देखें तो 125 करोड़ से अधिक देश में अभी तक हम डोजेज डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, एडमिनिस्टर कर चुके हैं, जिसमें मुख्यतः फर्स्ट डोज में 79.16 करोड़ डोजेज कवर हुई हैं, जिसके द्वारा देश की 84.3% एडल्ट पॉपुलेशन को हम फर्स्ट डोज कवरेज में कवर कर चुके हैं। इसी के साथ ही सेकेंड डोज कवरेज के अंतर्गत 45.92 करोड़ डोजेज देते हुए हमने देश की 49% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन को फुल वैक्सीनेशन कवरेज के द्वारा कवर करने का आयाम स्थापित किया है। इसके लिए मुख्यतः एफर्ट्स हमारे रिसर्चर्स, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, हमारी स्टेट्स में काम करने वाला हर वह कर्मचारी जिसने इस काम को कंट्रीब्यूट करने में पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से अपने कंटिन्यूअस एफर्ट्स के द्वारा यह पर्टिकुलर उपलब्धि हासिल की है। इसी के साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे, जहां हमने शुरू में जनवरी माह में अपनी वैक्सीनेशन को स्टार्ट किया था, वह धीरे धीरे बढ़ते हुए जहां मई के माह में हम लोग अराउंड 19 लाख डोजेज प्रति रोज कर रहे थे, वह बढ़ते बढ़ते अब हम नवंबर के माह में हमने 59.32 लाख डोजेज प्रति रोज के स्तर से हमने कार्य कर डोजेज एडमिनिस्टर देश में की हैं और पिछले माह में ही 17.29 करोड़ डोजेज देश में एडमिनिस्टर हुई हैं। इसी के साथ ही एक और एफर्ट देश में किया गया जब यह देखा गया कि अभी भी कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां पर फर्स्ट डोज कवरेज को बढ़ाने की आवश्यकता है और साथ ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है लेकिन जिनको सेकंड डोज ड्यू हुई है और उनको कवर करना है, तो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार उनके
आह्वान के चलते हुए हमने घर घर दस्तक एक टीकाकरण अभियान देश में स्टेट्स के साथ मिलकर शुरू किया, जिसके अंतर्गत हमारा मुख्य प्रयत्न अवेयरनेस क्रिएशन, मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल और साथ में इंश्योर करना कि उनको जो फर्स्ट डोज के ड्यू हैं उनको हम एलिजिबल लोगों को फर्स्ट डोज दें और जो सेकंड डोज जिनको ड्यू है उनको सेकंड डोज देते हुए, और यह कार्य भी जो हमारे फील्ड कर्मचारी हैं उन्होंने घर घर जाकर उसको कार्य को किया है। इसी के अंतर्गत इसी एफर्ट्स के चलते हमने देखा है कि पिछले एक माह में देश में फर्स्ट डोज का कवरेज करीब 5.9% के करीब बढ़ा है, जिसमें कि जैसे अगर हम इंडिया में देखें जहां वह 78.1% था, वह 5.9% हमने उसको ओवरऑल देश में बढ़ते देखा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में फर्स्ट डोज कवरेज का इंक्रीज 8.7% नोट किया गया, वेस्ट बंगाल में 7.7, छत्तीसगढ़ में 7.7% नोट किया गया, तेलंगाना में 7.5% ग्रोथ इन द फर्स्ट डोज कवरेज नोट की गई है, महाराष्ट्र में 6.8 और तमिलनाडु में 6.8% फर्स्ट डोज कवरेज में वृद्धि नोट की गई है। साथ ही इस कार्यक्रम के चलते हमने ओवरऑल देश में 11.7% सेकेंड डोज कवरेज में भी इंक्रीज नोट किया है, जिसमें मुख्यतः 28.7% इंक्रीज इन हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में 25.1% इंक्रीज नोट किया गया, अंडमान निकोबार आइलैंड में 18.5%, जम्मू कश्मीर में 17.6%, गुजरात में 16.9% और इसी तरह हर स्टेट में कंटिन्यूस बेसिस पर एफर्ट किए गए। इसके द्वारा हमने फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज कवरेज को अपने देश में बढ़ाने का कार्य किया। इसके संबंध में जब फील्ड में यह कार्य हुआ तो हर स्टेट में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे एफर्ट्स किए गए जिसके द्वारा कि हम अपने वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को बढ़ा सकें। जिस तरह बिहार में एक अधूरा दो से पूरा एक कैंपेन लॉन्च की गई, टीका एक्सप्रेस या टीका वाली नाव, और विमेन डे में इससे संबंधित कैंपेन, योगा डे में इससे संबंधित कैंपेन। इसी तरह से रिफ्यूजल रेस्पॉन्स टीम, यानी कि जहां पर किसी कारणवश एक हेजिटेंसी थी उनको ओरिएंट करना, मोटर बाइक रिलेटेड वैक्सीनेशन टीम और साथ ही स्कूल लेवल पर अवेयरनेस जैसे कार्य किए गए। हिमाचल प्रदेश में एक कैंपेन ली गई जिसका नाम दिया गया सुरक्षा के रंग ना होंगे फीके जब समय पर लगेंगे 2 टीके। हरियाणा में इसी तरह बुलावा टोली के द्वारा वैक्सीनेशन टीम के साथ एक विलेज लेवल टीम भी गई जिसने लोगों को मोबिलाइज किया। महाराष्ट्र में इसी तरह कमेटी ऑफ सरपंचेज और जो फील्ड वर्कर्स थे उन्होंने मोबिलाइजेशन का कार्य किया। मणिपुर में रिलीजियस लीडर्स ने सहयोग दिया और साथ ही बाजार हाट में, मार्केट प्लेसेस में और गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी इससे संबंधित स्पेसिफिक ड्राइव ली गई। साथ ही जो टीम अच्छा कार्य कर रही थी उनको प्रोत्साहन देते हुए डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन ने उनको अवार्ड्स भी दिए। आंध्र प्रदेश में इसी तरह कला जाथा और डंडोरा के द्वारा इसकी पब्लिसिटी की गई। झारखंड में नुक्कड़ नाटक और रैंप और वॉल राइटिंग के द्वारा इस कार्यक्रम को बढ़ाया गया। इसी को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि देश के हर कोने कोने में इस पर कार्य किया गया। जैसे कि कुछ फोटोग्राफ्स हम आपको दिखा रहे हैं। मेहसाना गुजरात में, खेल घड़ी टोला में देवराजनगर में, नाहरगढ़ इन राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और बिहार। इसी तरह देश के हर प्रांत में इस ड्राइव को एक बहुत ही चित्त शुद्धि से, एक बहुत ही हृदयपूर्वक इसके ऊपर कार्य करते हुए इसको बढ़ाया जा रहा है। साथ ही जब एक स्थाई पर हम टीका कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, हम आपके सामने ग्लोबल सिनेरियो भी प्रस्तुत करना चाहेंगे। इसमें हम आपके सामने सबमिट करना चाहेंगे कि अभी भी ओवरऑल बेसिस पर देश में, दुनिया में सर्ज इन केसेस नोट किया जा रहा है और जिसमें कि मुख्यतः यूरोप में पिछले एक हफ्ते के अगर केसेस देखे जाएं दुनिया के तो 70% केसेस यूरोप से आए हैं। अगर वीक एंडिंग 28 को देखें तो करीब 2.75 लाख नए केसेस यूरोप में आए हैं और 29,000 से अधिक डेथ्स पिछले एक हफ्ते में यूरोपियन रीजन में नोट की गई हैं। और उसी के कंपैरिजन में साउथ ईस्ट एशिया रीजन, यानी कि वह प्रांत जिसमें कि इंडिया भी है और ऐसे 11 देश आते हैं, तो वहां पर करीब पिछले एक हफ्ते में केवल 1.2 लाख केसेस आए हैं, जो कि पूरे दुनिया के 3.1% केसेस ही हैं। तो हम देखें कि एक स्थाई पर अभी हमारे यहाँ साउथ ईस्ट एशिया रीजन में केसेस में एक कमी नोट की जा रही है। दूसरे स्थाई पर एक इक्वल चैलेंज के रूप में करीब दुनिया के 70% केसेस आ रहे हैं। WHO ने इस सिचुएशन को एनालाइज भी किया और वह एनालिसिस हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। जैसे कि WHO ने बताया कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स, यानी कि जिस विषय में हम कंटिन्यूस बेसिस पर बात करते रहे हैं,
which is use of mask, physical distancing, hand and respiratory hygiene. तो उसके बारे में WHO ने कहा है कि लैक्सिटी इन पब्लिक हेल्थ मेजर्स एक मुख्य कारण है कि जो हमने यूरोप में इन केसेस में बढ़ोतरी नोट की है। अगर आप देखें तो पाएंगे कि जर्मनी में केसेस एक बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं और ऑन ए डेली बेसिस में करीब 75,000 के करीब केसेस भी आ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम्स में मल्टीपल सर्जेस नोट की गई हैं और करीब 47,000 केसेस अभी आ रहे हैं। फ्रांस में केसेस में एक बढ़ोतरी नोट की जा रही है और बेल्जियम में भी केसेस में एक अधिक संख्या में नोट किए जा रहे हैं, जिसके बारे में मुख्यतः हम ये बताना चाहेंगे कि पिछले 2 महीनों में ही कोविड केसेस और डेथ्स यूरोप में ऑलमोस्ट डबल हुई हैं और जिसका कारण WHO ने एनालिसिस कर जो बताया है वह यह है कि रिलैक्सेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स, यानी कि यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन। साथ ही जब ये रिलैक्सेशन लाए गए और केसेस में बढ़ोतरी नोट भी की गई, तब यह पाया गया कि उसके बाद जब फिर से मेजर्स को इनको इंट्रोड्यूस किया गया तो या तो वह स्लो इंट्रोड्यूस किए गए या जिस लेवल का इंपैक्ट होना चाहिए, जिस लेवल की दृढ़ता होनी चाहिए, उस लेवल से उस पर कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण भी वहां पर केसेस में कमी नहीं पाई जा रही है। इसके साथ ही तीसरा मुख्य अंश जो WHO ने बताया है वह यह है कि लो वैक्सीनेशन कवरेज कुछ देशों में और स्पेशली वहां पर जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसका कवरेज न होना भी एक हाई डेथ रेट का कारण है। हम आपके सामने यह डेटा इसलिए लाना चाहते हैं कि हम यह बताना चाहते हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 2 साल की इस सतत लड़ाई में हमारे सामने कुछ लर्निंग्स हैं। वह यह है कि जब भी हम देखते हैं कि केसेस कम होते हैं तो कुछ लेवल ऑफ रिलैक्सेशन कम्युनिटी लेवल पर भी हम महसूस करते हैं। जरूरी यह है कि इस चैलेंज को कंटिन्यूस बेसिस पे समझते हुए इसमें कोई भी रिलैक्सेशन हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, यह हम आपके सामने सबमिट करना चाहते हैं। इसी संबंध में एक और नया चैलेंज कुछ हद तक हमारे लोगों के सामने आया है, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। एक नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन, जिसका टेक्निकल नेम है B1.1.529, यह दुनिया में नोट किया गया है। इसके विषय में कुछ फैक्ट्स हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। उसके बारे में बताने से पहले हम WHO का वह फ्रेमवर्क जिसके द्वारा कोई भी वेरिएंट नोट किया जाता है आपके सामने रखना चाहते हैं। WHO ने बताया है कि कोई भी म्यूटेशन को वह 3 तरीके से एनालाइज करते हैं। एक होता है वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग, दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा और सबसे अधिकतम श्रेणी में रखा जाने वाला वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग हम किसको कहते हैं? वह म्यूटेशन जो कि किसी वायरस में पाई जाए जिससे एक सस्पेक्ट है कि वह फ्यूचर एक रिस्क हो सकती है और उसके लिए और एविडेंस की जरूरत है कि उससे क्या हमारा पब्लिक हेल्थ मेजर्स इंपैक्ट होते हैं, क्या हमारे को कुछ और अधिक कार्य करने की जरूरत है, तो उसको हम वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के रूप में लेते हैं। उसके बाद ही वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उससे अधिक श्रेणी में अगर कोई म्यूटेशन पाई जाती है तो उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बताया जाता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वह म्यूटेशन है जिससे कि ये प्रिडिक्शन हो सकती है कि वो वायरस के कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि वायरस का ट्रांसमिशन, वायरस के द्वारा की जाने वाली बीमारी की सीवियरिटी या वायरस के द्वारा इम्यून एस्केप और डायग्नोस्टिक, जो हमारे डायग्नोस्टिक किट्स हैं या हमारी दवाइयां हैं, वह उस पर विफल हो जाएं। अगर ऐसा प्रिडिक्शन या सस्पेक्ट हो अगर, तो उस पर्टिकुलर केस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बताया जाता है। और ऐसे केसेस जो कि सिग्निफिकेंट ट्रांसमिसिबिलिटी और कम्युनिटी ट्रांसमिशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जो मल्टीपल कंट्रीज में मल्टीपल क्लस्टर्स के रूप में हमारे सामने आ सकते हैं और जिससे ओवरऑल एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को खतरा हो सकता है, उनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में बताया जाता है। उन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि सबसे अधिकतम श्रेणी में रखे जाने वाले म्यूटेशन, उन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट को जिससे कि प्रिडिक्शन के अलावा भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव इंपैक्ट भी दिखता है कि यह जो इसमें चेंजेस आए हैं म्यूटेशन में, इससे या तो ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है या पब्लिक हेल्थ मेजर जो हम ले सकते हैं उनका इंपैक्ट जो है उसका नहीं होगा, उसकी जो डिजीज की सीवियरिटी बढ़ सकती है। जिस तरीके से वह पर्टिकुलर वेरिएंट अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है तो जो डिजीज की सीवियरिटी या क्लिनिकल डिजीज की प्रेजेंटेशन है वह और सीवियर रूप में हमारे सामने आ सकती है, या हमारे डायग्नोस्टिक्स हैं, वैक्सीन हैं, थेरेप्यूटिक्स हैं, वो इंपैक्ट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई एक फीडबैक होता है या कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसके बारे में उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में बताया जाता है। तो इसी अगर
एक फ्रेमवर्क को समझते हुए अब हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि दुनिया में नोट किया गया, यह पहले 24 नवंबर को 2 देशों में मुख्यतः, जिसमें कि सबसे पहला केस WHO को रिपोर्ट किया गया साउथ अफ्रीका के गुटांग प्रोविंस से और दूसरा केस रिपोर्ट किया गया बोत्सवाना से। और जब यह केस रिपोर्ट किया गया WHO को, तो WHO ने इस पूरे डिटेल को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद इसको 2 दिन बाद ही यानी कि 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में इसको डिक्लेयर किया। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ऑन ए डेली बेसिस, ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस इस पर्टिकुलर वेरिएंट से संबंधित केसेस की दूसरे देशों में भी नोट किया जा रहा है। और जैसे कि 27 को 5 नए देश, 28 नवंबर को 2 देश, 29 नवंबर को 4 और देश, इसी तरह से अगर 1 दिसंबर को देखें तो 9 और देशों में इस पर्टिकुलर वेरिएंट को नोट किया गया। इससे संबंध में हम बताना चाहेंगे कि अगर हम देखें नेक्स्ट, तो हम पाते हैं कि करीब 29 देशों में 373 केस इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक नोट किए जा चुके हैं और हमारे देश में इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिसमें मुख्यतः सबसे अधिक केस साउथ अफ्रीका में है, उसके बाद अधिक केस बोत्सवाना में, नीदरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, पोर्चुगल और घाना ऐसे देशों में नोट किए गए हैं। इसी से संबंध में हम आपसे बताना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में कुछ हद तक ये कहा जा रहा है, जबकि एविडेंस और आनी बाकी है, कि हो सकता है कि ये इंक्रीज्ड इन्फेक्टिविटी हो इसकी और इसकी इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी हो। तो जो इसमें जो म्यूटेशन पाए गए हैं उससे एक प्रेडिक्शन जो डॉक्टर एरिक उन्होंने की है, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट इन वॉशिंगटन है और हार्वर्ड चैन स्कूल से है पब्लिक हेल्थ से, तो उनकी एक प्रेडिक्शन, एक मॉडलिंग के हिसाब से उन्होंने इसके बारे में बताया कि हो सकता है कि 5 गुना अधिक इन्फेक्शियस हो। और जो ये वायरस होता है जहां पर कि मुख्यतः स्पाइक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसमें काफी हद तक इवन डेल्टा वेरिएंट जो कि लास्ट वेरिएंट दुनिया में एक अधिक संख्या में नोट किया गया और जो कि मुख्यतः प्रचलित हमारा वेरिएंट पूरे दुनिया में इस समय है, उससे भी अधिक स्पाइक लेवल पर इसकी 2 गुना से भी अधिक म्यूटेशन है। उसी एक मॉडलिंग के स्वरूप में उन्होंने जैसे कि दिखाया, हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे यह पर्टिकुलर वेरिएंट अपीयर करता है, कि हो सकता है कि ये चाहे बीटा वेरिएंट रहा हो चाहे डेल्टा वेरिएंट रहा हो, उसको भी ये अधिक गति से आउटपेस कर सकता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि डे सिंस इमरजेंस अगर इस ग्राफ में देखें तो मॉडलिंग के द्वारा उन्होंने एक प्रेडिक्शन की है जिसको फर्दर एनालाइज करने की जरूरत है, जिसको फर्दर और समझने की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये रेड लाइन के द्वारा B1.1.529 यह ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसमें बहुत अधिक गति से, अधिक स्पीड से केसेस ओवरऑल आने शुरू हो जाते हैं विजावी डेल्टा एंड बीटा। बट यह एक मॉडलिंग है, इसको और फर्दर समझने की जरूरत है, इसको और एविडेंस के द्वारा हमें इसको एनालाइज करने की जरूरत है। और इसी से संबंध में हम WHO के जो इनपुट्स हैं, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी और सीवियरिटी के बारे में भी आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। WHO ने बताया है कि इसमें करीब 45 से 52 के करीब ओवरऑल म्यूटेशन नोट की गई हैं, जिसमें से करीब 26 से 32 म्यूटेशन जो हैं वह स्पाइक प्रोटीन से रिलेटेड हैं। और इसमें से कुछ ऐसी म्यूटेशन है जो अभी भी दुनिया में पाए गए जितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे उनमें भी पाई गई हैं, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो या डेल्टा हो, तो कुछ वेरिएशंस उसमें भी कॉमन हैं। और WHO की जो हमारे को इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से RT-PCR टेस्ट इसमें क्योंकि सीक्वेंस कंफर्मेशन में एक एड कर सकता है, इसको एक मार्कर के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं एंड इट कैन बी यूजफुल इन अर्ली प्रोबेबल डिटेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूटेशन ऑल्सो। साथ ही उन्होंने कहा है कि चांसेस हैं कि यह अधिक ट्रांसमिसिबल हो और इसकी बाइंडिंग एफिनिटी जो हमारे सेल से बाइंडिंग एफिनिटी है शायद कुछ अधिक हो, जिससे कि इसको सेल को अटैच होने में एक चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। ट्रांसमिशन के बारे में उन्होंने बताया है कि यद्यपि अर्ली डेटा यह बताता है कि इसका ग्रोथ रेट अभी काफी ज्यादा है, लेकिन कितना ट्रांसमिसिबल है इसके लिए और एविडेंस की जरूरत है। यह काफी अर्ली अंडरस्टैंडिंग है और इसको हमें एविडेंस के बेस पर फर्दर समझने की जरूरत है। डिजीज सीवियरिटी के बारे में भी उन्होंने बताया है कि रिपोर्ट अब तक आई है उसमें माइल्ड टू सीवियर केसेस पाए गए हैं, लेकिन जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है, तो उसमें उनका कहना यह है कि यह जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन ओमिक्रॉन की वजह से ही बढ़ा हो, यह भी हो सकता है कि अधिक संख्या में केसेस आने की वजह से भी
अधिक संख्या में लोग हॉस्पिटल में जा रहे हों, तो इससे इंक्रीज सीवियरिटी ऑफ केसेस के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, फर्दर एविडेंस की जरूरत है। इसी के साथ ही WHO ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं, जिसमें कि उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स, यानी कि उन्होंने बताया है कि चाहे वह यूज ऑफ मास्क हो, अपने हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस हो, हम हमेशा कहते रहे हैं कि इंडोर स्पेसेस में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हम क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें और हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। तो WHO ने क्लियर इंडिकेशन दी है कि यह सारे टूल्स आज भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो हम आपके द्वारा सबसे अपील करना चाहेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो इस वायरस के बारे में आज हम ले सकते हैं वह यह है कि हमारे जो पब्लिक हेल्थ के आज तक के करे हुए कार्य हैं वही कार्य हमें करते रहना है। साथ ही WHO ने यह भी कहा है कि जो हमारा PCR RT-PCR टेस्ट है वह ओमिक्रॉन इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकता है और इसमें एक पर्टिकुलर एस जीन टारगेट फेलियर, जो कि सर और फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे, तो एस जीन टारगेट फेलियर नोट की जाती है। तो जो 3 जीन्स के संबंधित RT-PCR टेस्ट होते हैं उसके द्वारा एक प्रोबेबल अंडरस्टैंडिंग कि यह ओमिक्रॉन वायरस म्यूटेशन इस पर्टिकुलर केस में है उसको भी डिटेक्ट करने की संभावना इजी हो जाती है। तो इसके द्वारा भी हम RT-PCR टेस्ट को भी यूज कर सकते हैं। यह भी एक चीज WHO ने हमें बताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो हमारे क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग दवाइयां हैं, वह इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए अभी दे रिमेन अनचेंज, वही मेथोडोलॉजी हमें यूज करनी है। वैक्सीन के बारे में उन्होंने बताया है कि अभी इंपैक्ट ऑन वैक्सीन को और एविडेंस की जरूरत है, जिसके बेसिस पे समझने की जरूरत है कि उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि अगर ओमिक्रॉन से कोई ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होते भी हों तो भी हमारे यहाँ जैसे कि एंटीबॉडी रेस्पॉन्स के साथ साथ टी सेल रिलेटेड इम्यूनिटी है, वह इम्यूनिटी इसके लिए यूजफुल होगी। इसमें मुख्यतः जो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और आपके द्वारा सबको बताना चाहेंगे कि WHO ने एक बहुत मुख्य बात यह कही है कि वैक्सीन पे हमें ध्यान देना है और साथ ही वैक्सीन के अलावा भी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि दवाई भी कढ़ाई भी, तो उसी तरीके से यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन भी हमारे लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करें वैक्सीनेशन के बाद भी। तो इस विषय में हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वैक्सीन्स अलॉन्ग विद वैक्सीन्स ऑल अदर मेजर्स हैव टू बी कंटिन्यूड। साथ ही देश में जैसे ही हमें इस पर्टिकुलर ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में खबर आई दुनिया से, तो हमने अपनी इंटरनेशनल ट्रैवल एडवाइजरी को थोड़ा और रेस्ट्रिक्ट किया और उसके बेसिस पर कार्य शुरू किया, जिसके बारे में मुख्यतः हम बताना चाहेंगे कि हमने दुनिया के सभी देशों को 2 भागों में डिवाइड किया। कंट्रीज जहां पर या तो अधिक केस आ रहे हैं या ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, और रिमेनिंग अदर कंट्रीज। तो हमने यह डायरेक्शन इशू की है या एडवाइजरी इशू की है कि जो कंट्रीज एट रिस्क हैं वहां पर 72 घंटे से पहले वाले टेस्ट के अलावा भी अगर कोई यात्री वहां से आते हैं तो उनको कंपलसरी RT-PCR टेस्टिंग एयरपोर्ट पर करानी पड़ेगी, और अगर उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के द्वारा उनका इलाज किया जाएगा और उसके साथ ही उनका सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा कि कहीं उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट तो नहीं है। इसके साथ ही अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वह होम क्वारंटाइन में 7 दिन रहें और 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहने के बाद 8वें दिन फिर से रीटेस्टिंग कराएं। इसी के साथ ही फिर अगर उनका वहां पर भी नेगेटिव आता है तो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्योंकि 14 दिन माना जाता है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उसके बाद भी 7 दिन नेगेटिव होने के बाद भी, यानी कि पूरे 14 दिन के पीरियड के लिए वो सेल्फ मॉनिटरिंग की उस स्थिति में रहें। साथ ही वह देश जो कि एट रिस्क की कैटेगरी में आज नहीं आते, लेकिन जिस गति से यह वेरिएंट फैल रहा है या ओवरऑल यूरोप या कुछ देशों में अधिक केस नोट किए जा रहे हैं, तो हमने यह भी कहा है कि बाकी देशों से आने वाले यात्रियों को भी 2% लो पैसेंजर्स को हम RT-PCR टेस्टिंग के द्वारा टेस्ट करेंगे, और अगर वे नेगेटिव आते हैं तो उनको 14 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है। यह रिवाइज्ड गाइडलाइंस हमारी 1 दिसंबर से इंप्लीमेंटेशन में आ चुकी हैं, और अब तक अगर हम सुबह 8 बजे तक का डेटा देखें तो देश में ऐसी 37 फ्लाइट लैंड की पिछले एक दिन में, और उसमें 7,976 पैसेंजर्स आए जिनको कि RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर किया गया, और उसमें से 10 पैसेंजर्स RT-PCR पॉजिटिव थे, तो जिनका जीनोमिक सैंपल भी हमने कलेक्ट करके भेज दिया है। इस विषय में हम WHO की गाइडलाइन, WHO की
जो एडवाइस है उसको भी हाईलाइट करना चाहेंगे कि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हम ब्लैंकेट ट्रैवल बैन ना लगाएं देश, और साथ ही कहा है कि एविडेंस बेस्ड और रिस्क बेस्ड अप्रोच के तहत हम अपने स्क्रीनिंग ऑफ पैसेंजर्स बढ़ाएं, अपनी टेस्टिंग बढ़ाएं और क्वारंटाइन रिलेटेड अपनी जो प्रोसेस है उनको और स्ट्रेंथन करें। उसके तहत ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही इंसाकॉक का एक नेटवर्क हमारे देश में बनाया था, जिसके तहत 37 लैब में हम लोग वेरिएंट डिटेक्ट कर रहे हैं। यहां हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ माह से, अप्रैल से, देश में जो डोमिनेंट म्यूटेशन हमने देखी है वह डेल्टा वेरिएंट और AY सबलीनेज जो डेल्टा का वेरिएंट है वही है। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटका में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आज हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय में एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग ली थी। उसके बाद स्टेट लेवल पर सेक्रेटरी हेल्थ ने भी उससे संबंधित सारे सेक्रेटरी हेल्थ से डिस्कस किया है। 5 विषय हमने जो फील्ड में फोकस करना है उसके बारे में चर्चा की। उसमें सबसे मुख्य विषय है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के बारे में, जिसमें हमने कहा है कि सारे सैंपल उनके टेस्ट हों, चाहे वो एट रिस्क कंट्री से हों, चाहे वह दूसरे देशों से हों, और साथ ही जब वह इंटरनेशनल ट्रैवलर कम्युनिटी में चले जाते हैं एयरपोर्ट से बाहर निकलकर, तब भी उनको मॉनिटरिंग कम्युनिटी लेवल पर की जाए। दूसरा विषय जो हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऑफ सारे पॉजिटिव पर्सन हो और उनको 14 दिन मॉनिटर किया जाए, उनके सबके सैंपल एज पर नॉर्म जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं, और कहीं पर भी डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग करते हुए कहीं पर भी क्लस्टरिंग ऑफ केसेस हो तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको मॉनिटर किया जाए। जरूरी है कि जब भी कभी कोई एक केस आता है, तो हमने इससे पहले भी कई बार इस विषय में बात की है कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए, इंश्योर किया जाए कि कहीं पर भी या तो हॉटस्पॉट्स आ रहे हों और अदरवाइज भी केसेस आते हों तो उनको हम अर्ली टेस्टिंग के द्वारा जल्दी पकड़ लें, ताकि वह केस सीवियर में कन्वर्ट ना हो। और उसी के साथ ही RT-PCR रेशियो, जो RT-PCR पर जो हमारा फोकस है वह बना रहे, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट हमारे को अर्ली डिटेक्शन में अदरवाइज भी हेल्प करेगा। इसके साथ ही हमारे लिए जरूरी है कि हम कंटिन्यूड बेसिस पर देश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करते रहें, और इसके लिए चाहे वे ICUs हों, चाहे ऑक्सीजन बेड हों, चाहे वेंटिलेटर हों, और जैसे कि ECRP-2 यानी कि इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 के तहत 23,000 करोड़ रुपए जैसे सैंक्शन हुए थे, और जिसके तहत पिछले कुछ महीनों से देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फर्दर अपग्रेड किया जा रहा है स्टेट से रिक्वेस्ट करते हुए, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य कंप्लीट किया जाए। हमारे जितने PSA प्लांट्स हैं वह कंप्लीट किए जाएं, उनको ऑपरेशनल स्थिति में रखा जाए। हमारा लॉजिस्टिक, चाहे वो PPEs हों, N95 मास्क हों, चाहे वे ड्रग्स हों, उन सबको कोऑर्डिनेट किया जाए। और सबसे मुख्य विषय जो कि हम आपसे भी अपील करना चाहेंगे, कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन, कम्युनिटी लेवल अवेयरनेस। तो जिसके लिए जरूरी है कि हम भय का वातावरण क्रिएट ना होने दें, अवेयरनेस क्रिएट करें। हम ये बताएं कि ये न्यू वेरिएंट की एविडेंस क्या है और इसके तहत हमें क्या कार्य करना है, और साथ ही हम ये इंश्योर करें कि कम्युनिटी का सपोर्ट जैसे अब तक हमें मिलता रहा है उसी के तहत वैक्सीन कवरेज को बढ़ाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम लोग फॉलो करते रहें। इसमें मुख्यतः जैसे कि WHO ने भी बताया है, हमारे एफर्ट्स 5 फोल्ड हैं। रिड्यूस एक्सपोजर, यानी कि हम सबसे पहले ट्रैवलर्स या सर्विलेंस के द्वारा अपने एक्सपोजर को कम करें। सप्रेस ट्रांसमिशन, यानी कि हम इन्फेक्शन को फैलने ना दें। साथ ही हम अपने वल्नरेबल कम्युनिटी के लोगों को कंटिन्यूस बेसिस पर ध्यान रखें, और क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बनाते हुए मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कम्युनिटी के साथ कंटिन्यूस बेसिस पर एंगेज रहें और इंश्योर करें कि हम कम्युनिटी के सपोर्ट से आगे कार्य करते रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि कोविड-19 की बैटल जन भागीदारी, जन आंदोलन की है। हमारे लिए जरूरी है, जब हम पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से इस बीमारी से लड़ रहे हैं, इस पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, इस महामारी से लड़ रहे हैं,
तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम अपनी लाइफ में एक नए नॉर्मल के रूप में इस्तेमाल करें। हम अपना समय आने पर टीका पहली डोज और दूसरी डोज भी लगवाएं, हमेशा मास्क पहनकर रखें। हमें यह ध्यान रखना है, हम आपके द्वारा फिर से अपील करना चाहेंगे कि वायरस का म्यूटेशन हो सकता है, वायरस का स्वभाव बदल सकता है, लेकिन हर तरीके से हम सबका व्यवहार फिर वही रहेगा। हमारे मेथोडोलॉजी टू मैनेज कोविड-19 प्रेजेंटली स्टिल रिमेन द सेम और उसी पर हमें फोकस बनाए रखना है। धन्यवाद। डॉक्टर भार्गव जी। खबर इस वक्त की है, स्वास्थ्य मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें 2 ओमिक्रॉन के केस हमारे देश में पिछले 24 घंटों में मिल चुके हैं और ये जो दोनों केसेस मिले हैं वो कर्नाटक में मिले हैं। एक 66 साल के व्यक्ति हैं, एक 46 साल के व्यक्ति हैं और ये दोनों ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। ये खतरनाक है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये कहा गया कि हमें इससे सावधान रहना है, डरना नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि ये जो दूसरे वेरिएंट्स हैं कोरोना के उनसे कहीं ज्यादा तेजी से फैलने वाला ओमिक्रॉन है। तो ओमिक्रॉन जिससे अभी तक हमारा देश बच रहा था, हालांकि सभी तरह की तैयारियां हैं। ये भी कहा गया कि जो विदेशों से आने वाली फ्लाइट्स हैं उन पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक एक व्यक्ति जो विदेश से आ रहा है उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, हर व्यक्ति का ये टेस्ट हो रहा है, उसे होम क्वारंटीन करवाया जा रहा है। लेकिन जो खतरनाक बात है, जो डरने वाली बात है और जो डराने वाली बात है वो ये कि इतना सब कुछ करने के बाद भी 66 और 46 साल के 2 व्यक्ति जो कि कर्नाटक में हैं, दोनों ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ओमिक्रॉन के ये 2 केस हमारे देश में भी मिल गए हैं और हम इससे अछूते नहीं हैं। मतलब ये हुआ कि हमें और ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, हमें बहुत ज्यादा बचकर रहना है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है और डरना है। हालांकि सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, डर तो है लेकिन पैनिक उसमें नहीं करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाइडलाइंस का पालन करने की एक बार फिर से हिदायत दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लव अग्रवाल ज्वाइंट सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि हमारा देश, हमारी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। हर तरह से ओमिक्रॉन के खतरों से निपटने की तैयारियां हमारे देश में हो रही हैं। सरकारें, भले ही वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी अलर्ट हैं। जनसंख्या जो है हमारे देश में वो 2 डोज से कवर हो गई है। दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एंड वी सेलिब्रेट दैट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कंप्लीटिंग द अनफिनिश्ड टास्क। वी वर आल्सो वेरी प्राउड टू स्टेट दैट हर घर दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत हमने पाया है कि हमें इतनी मेहनत जब करते हैं तो रिजल्ट भी मिलते हैं, साथ भी मिलता है। और जैसे हम देख रहे हैं कि सिंगल डोज में 6% की क्लियर बढ़ोतरी का अपटिक हुआ है और दूसरी डोज में 12% जो कि एक हमारा सबका कंसर्न रहा था, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। फिर मोमेंटम और बढ़ा है और जैसे कि माय डिस्टिंग्विश्ड कलीग्स ने हाईलाइट किया है कि वैक्सीन लगना हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ढाल है, हमारी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है इस वेरिएंट के लिए, डेल्टा वेरिएंट के लिए, सब वेरिएंट्स के लिए। तो उस तरफ जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें और भी गति आए। हर व्यक्ति, अडल्ट, वयस्क जिसको नहीं फर्स्ट डोज मिली वो फर्स्ट ले और जिसकी सेकंड डोज ड्यू है वो सेकंड डोज ले। इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ओमिक्रॉन के परिप्रेक्ष्य में आया है वो हमें इस तरफ लेके जाता है कि जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इस पेंडेमिक की लड़ाई करी है उन टूल्स को फिर हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें, उसमें कोई भी कमी ना हो। इसमें अभी आपके समक्ष रखा गया कि क्या कोशिश करी जा रही है कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, जो इनकमिंग इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, उनके ऊपर निगरानी बढ़े, साइंटिफिक अप्रोच से उनकी टेस्टिंग हो, उनकी ट्रैकिंग हो, ट्रेसिंग हो, उसके बारे में आपके सामने प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार कंट्री के अंदर क्लस्टर्स, हॉस्पिटलाइजेशंस, केसेस, इनके ऊपर भी बहुत कड़ाई से और बहुत इंटेंसिटी से उसके ऊपर काम हो रहा है और उस काम को और परफेक्ट करने के लिए राज्यों के साथ बातचीत करी गई है। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रिपेयरनेस को भी चिन्हित किया गया है और इस काम में आगे तैयारी जो होनी चाहिए, जो हो रही थी, उसमें भी इंटेंसिटी लाई गई है।
विज्ञान की तरफ से इस नई चुनौती को जैसे फेस करना है, जो सवालों के जवाब आज हमारे पास नहीं है, उन सवालों के जवाब के लिए जो काम लेबोरेटरीज में होना चाहिए, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में होना चाहिए, जीनोमिक सर्वेलेंस से होना चाहिए, उस काम के लिए जो हमारा साइंटिफिक तंत्र है, हमारी लेबोरेटरीज हैं, वो भी इसमें जुट गई हैं. The credit goes to the system that's already been established, that the 2 cases that we refer to have been identified. It demonstrates that systems are there and systems are responding, and of course, as the situation unfolds, we will be informing you. Emphasis on vaccine, emphasis on universal vaccine, which is this mask. किसी भी वेरिएंट को अल्टीमेटली बॉडी में अंदर आना है तो ये मास्क हमें प्रोटेक्ट करेगा. ये एक यूनिवर्सल वैक्सीन है और इस वैक्सीन को अपनाना हमारे लिए और भी लाजमी हो गया है. हमारे देश ने इसको कभी हटाया नहीं, कम नहीं किया. इसके ऊपर एम्फेसिस हमेशा रहा है और हमने देखा अभी कि जिन देशों ने इसके बारे में अपने आप को लाइटली लिया, वो वहाँ पे मुश्किल हुई और वो इस पे वापस आ रहे हैं, ऑफिशियली भी वापस आ रहे हैं. जो एम्फेसिस वो नहीं दे रही थी, वो समाज, उन्होंने इसको रियलाइज़ किया है. तो हम फिर याद दिलाना चाहेंगे कि मास्क बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है. उसी प्रकार मास्क को अपनाइए जैसे कि हमने ज़्यादा इंटेंसिटी वाली पेंडेमिक सिचुएशन थी उसमें हम करते थे. क्राउड्स को अवॉइड करना है और हवादार माहौल में बैठना है, ये बहुत ज़रूरी है. वेंटिलेटेड प्लेसेस में रहना है. सर्दी के दिनों में हडलिंग होती है, दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन ख्याल रखना कि वो जहाँ तक हो सके हवादार माहौल में हम रहें. ओमिक्रॉन के चैलेंज के आने के बाद इस लड़ाई में भय नहीं, जिम्मेवारी, नॉट फियर बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द मंत्रा दैट वी विल टेक फॉरवर्ड. और साइंस ड्रिवन, एक्सपीरियंस ड्रिवन, प्रिपेयरनेस ड्रिवन अप्रोच से हम इस नई चुनौती का भी मिलकर सामना करेंगे. धन्यवाद. Thank you, sir. We'll now take some questions. Wow. ये खतरनाक बात है क्योंकि हमारे देश में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है. कर्नाटक में 2 केस मिले हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया है कि डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अलर्ट बहुत रहना है. हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है. कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये बहुत जरूरी है. और सरकार ने तो पूरी तैयारियां की हुई हैं. जितनी भी फ्लाइट्स आ रही हैं, जो हजारों लोग विदेशों से आ रहे हैं, उनका RT-PCR टेस्ट हो रहा है, उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है. लेकिन इन सब के बाद भी भारत में ओमिक्रॉन के 2 केस मिल गए. केसेस को डिटेक्ट किया गया और जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके तहत उनके सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उन सबको मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है. तो जो हमारा प्रोटोकॉल है मैनेजमेंट का, वह कार्य कर रहा है. Okay, 106. Timsi Jaipuria from CNBC TV 18. Sir, firstly, what are the symptoms like of these 2 patients, especially now that we know that 2 patients have been detected with Omicron? Are these mild symptoms? What exactly are the symptoms? What should people be careful about in terms of monitoring the symptoms? Also, a specific question to DG ICMR. What about the other cases where genome sequencing is still happening? Because as you said, there are several 37 flights, at-risk flights, which have been noticed, and from there also positive patients have been detected. What happens to them? How soon will genome sequencing or the results, whether they are Omicron positive or not, be known? तो जैसे आपने सिम्टम्स के बारे में बताया, हमने अपनी प्रेजेंटेशन में भी आपको सबमिट किया था कि मोस्टली इन सारे केसेस में जो भी ओमिक्रॉन से रिलेटेड हैं, अभी उसमें माइल्ड के करीब सिम्टम्स ही पाए जाते हैं और हमारा फोकस होता है कि उस माइल्ड सिम्टम के लेवल पर ही बेस्ड ऑन आवर प्रोटोकॉल हम उसको इंस्टाकॉग नेटवर्क के द्वारा कैच करके उनको ट्रीटमेंट और उसका फॉलोअप करें. तो अभी जितने भी केसेस इस देश में पाए गए हैं और इवन जितने भी केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं, उसमें अभी सीवियर सिम्टम्स नोट नहीं किए गए हैं और WHO ने कहा है कि उसकी एमर्जिंग एविडेंस को स्टडी किया जा रहा है. सर वुड एक्सप्लेन फर्दर, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे एयरपोर्ट पर
जो नेटवर्क हमने इस्टेब्लिश किया है, तो जो भी एट रिस्क कंट्रीज से फ्लाइट्स आती हैं उनको हम सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उन सबका RT-PCR टेस्ट किया जाता है। RT-PCR टेस्ट में जो कि पिछले 24 घंटे का जो डिटेल हमने आपके सामने सबमिट की है, उसके हिसाब से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो जैसे ही कोई केस पॉजिटिव आता है, ऑटोमेटिकली उसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल लेकर हर एयरपोर्ट को हमने लिंक किया है एक पर्टिकुलर होल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से, जहां पर वो सैंपल भेजा जाता है और उसकी टेस्टिंग रिजल्ट आते ही उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। Okay, 90. सर, मेरा सवाल है कि अब क्या जो बूस्टर डोज के बारे में बात कहा जा रहा है, नया वेरिएंट भी आ रहा है, तो क्या बूस्टर डोज को लेकर आप लोग कुछ सोच रहे हैं? बच्चों की वैक्सीन को लेकर क्या प्लान है सर? और दूसरा ये कि अब केसेस आने लगे हैं दूसरे देशों से, तो क्या फ्लाइट्स बंद करना या वहां से बैन कर देना ये एक ऑप्शन आपको लगता है कि इससे केसेस रुक पाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात इस ओमिक्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में यह है कि ओमिक्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका असर, उसका इम्पैक्ट, ये सब अभी सीखा जा रहा है, समझा जा रहा है, आज देश में ही नहीं सारी दुनिया में। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गंभीर बात निकलकर सामने आई, हमारे देश में कर्नाटक में 2 ओमिक्रॉन के पेशेंट मिल गए हैं, दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं और कई सारे लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। ये गंभीर बात है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लक्षण इसके ज्यादा खतरनाक नहीं है, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से फैलता है ओमिक्रॉन। 2 केस हमारे देश में भी। देखते रहिए आज तक।